स्टूडेंट्स, हम ये तो जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो माउथ से होते हुए जाता है हमारे स्टमक में, फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस खाने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं ये 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स। और आपको पता है ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? लाइफ के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कि ग्रोइंग एज में हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे अंदर न्यू सेल बनाने में मदद करते हैं। और इसी तरह एक एथलीट जो है उसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है और उसे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए। तो चलिए अब बाकी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट से। ये नोट्स आपके एसएलओज में दिए गए तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। इनको रीड करने के बाद हम पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें किस हद तक तैयारी कर ली है। ये नोट्स आपके एसएलओज में दिए गए तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं, और इन नोट्स को स्टडी करने के बाद हम लास्ट पे पास्ट पेपर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी किस हद तक तैयारी हो चुकी है। तो नोट्स की तरफ चलते हैं वापस। अगर हम देखें तो चैप्टर है हमारा बैलेंस डाइट के बारे में। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डाइट के बारे में पूछी गई है, और बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। द मील कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन ईच डे, यानी वो खाना जो कि एक आदमी डेली बेसिस पे खा रहा होता है उसे उसकी डाइट बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यानी अच्छी ग़िज़ा या अच्छा खाना खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है डिफाइन बैलेंस डाइट। अब बैलेंस जो डाइट है ये भी डाइट की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट का होना ज़रूरी है। तो इसको ऐसे हम डिफ़ाइन करेंगे, अ डाइट दैट कंटेन बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट नीडेड टू स्टे हेल्दी, यानी एक ऐसी डाइट जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स की बैलेंस मकदार है जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। लाइक अगर आप चाय या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलने होते हैं वो एक बैलेंस मकदार में चाहिए। कोई खाना भी बनाना हो तो उसके अंदर नमक और मिर्च वगैरह जो हैं एक बैलेंस मकदार में डालने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आप नमक ज़्यादा कर दें या कभी मिर्च ज़्यादा कर दें तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी को भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो अगर हम उन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस्ड अमाउंट में ना दें तो हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं रहती। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। अब बेसिकली जो डाइट हम खाते हैं वो उसके अंदर उस खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बाकी तो वो वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल देगी। तो वो जो डाइट के अंदर से हमें हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ या फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो आप यूँ न्यूट्रिएंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के नेम स्टडी करते हैं। बेसिकली हमने 7 टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टडी करना है। उनके नेम आपके सामने डिस्प्ले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। तो ये 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके आपने नाम याद रखने हैं। ये हम जितना भी खाना खाते हैं बेसिक हमें उनके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर चाहिए होता है। इनको इनटेक करने के लिए हम तमाम खाना जो खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। इसमें पूछा गया है कि बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बैलेंस डाइट यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर बैलेंस मकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो हमें क्यों खानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। इट कीप अस एक्टिव, इससे हम एक्टिव रहते हैं। हेल्प अस टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और ये हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने में मदद करता है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसी के साथ साथ अगर हम बैलेंस डाइट यूज़ करते हैं तो वो हमारे ग्रो करने में
और बॉडी को रिपेयर करने में भी मदद करती है। नंबर 3 है इट प्रिवेंट डाइट रिलेटेड इलनेसेस। अब डाइट रिलेटेड इलनेसेस क्या है कि सम टाइम जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, कोई ख़ास न्यूट्रिएंट की हमें कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जो कोई ख़ास न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हों, उनको हम डाइट रिलेटेड इलनेसेस बोलते हैं। लाइक अगर आप कोई जैसे कि आप कैल्शियम नहीं ले रहे, जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, जो कि एक डाइट रिलेटेड इलनेस है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, जो कि आप अक्सर डिफरेंट टीवी एड्स में देखते होंगे कि पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा जो है वो आयरन की कमी का शिकार है, तो वो भी एक क्या है, डाइट रिलेटेड इलनेस। यानी कि डाइट में से जो न्यूट्रिएंट है वो एक कम है, जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं, एक टेबल है, ये आपकी बुक में जो है काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन की शक्ल में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट और तमाम जो SLOs के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको कवर किया है इसमें। यही मेन चीज़ें हैं जो हमें उसमें से चाहिए थी, बाकी तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आप अगर इनको भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको वो लेंथी सा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रिएंट का नेम लिखा है, प्रोटीन है। जैसे कि इसके सोर्सेज मीन किन किन चीज़ों से हमें ये मिलेगा, क्या चीज़ें खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो सबसे जो मेन सोर्स है वो है वाइट मीट। बेसिकली प्रोटीन जो है वो हमारा जो गोश्त है उसका 50% उस मीट जो है वो ड्राई मीट जो है वो प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है। तो प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर मीट है, वाइट मीट, एग्स, सीड्स में भी प्रोटीन होता है, मिल्क, फ्रूट्स और यगर्ट। इसी तरह अगर हम एनर्जी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमने दो तरह से एनर्जी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक पर ग्राम ऑफ फूड कितनी कैलोरीज हैं, और इसी तरह हमें जो रिक्वायर्ड होती है एनर्जी उसमें हमें कितने % ये एनर्जी डोनेट करता है। तो एक ग्राम के अंदर अगर हम प्रोटीन का 1 ग्राम लें तो उसमें 4 कैलोरीज मौजूद होती हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमें जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड एनर्जी है उसमें कितना पोर्शन प्रोटीन से हमें मिलता है, तो वो 10 to 35% है। रोल की बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारा जो गोश्त है वो सारा प्रोटीन है। तो मेक न्यू सेल, हमारा जो सारा गोश्त है वो सेल से मिलके बनता है, तो प्रोटीन न्यू सेल्स बनाने में हेल्पफुल होता है। जब न्यू सेल बनाएगा तो दो तरह से न्यू सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को फ़ायदा देंगे। एक तो ग्रोथ करवाने में, यानी हमें हाइट में इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह नंबर 2 पे हीलिंग करवाएगा, यानी कि हमारे जो स्कार्स हैं उनको फिल करने में भी हेल्प करेगा न्यू सेल ऐड करके। नंबर 3 पे मेक इंजाइम बनाने में मदद करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको इंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और इंजाइम जो हैं वो तमाम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। तो न्यू इंजाइम जो हैं उनको बनाने में भी प्रोटीन का रोल होता है। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसके सोर्सेज जो हैं ब्रेड, राइस, मिल्क, पोटैटो, पल्सेस। अब आप कहेंगे कि मिल्क यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मिल्क क्या प्रोटीन प्रोवाइड करता है या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो इस कन्फ्यूजन से आप इस तरह से बच सकते हैं कि जो कोई भी खाना है, यानी वाइट मीट या मिल्क या फ्रूट, अब ये मत सोचें कि उसके अंदर सिर्फ कोई एक ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। तो हम मोस्टली उन न्यूट्रिएंट्स में उनको प्लेस कर रहे हैं जो उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो वाइट मीट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी मौजूद होते हैं लेकिन वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से आपने ये याद रखना है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी मिकदार में होते हैं। इसी तरह पोटैटो और पल्सेस वगैरह जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं। इसकी एनर्जी वैल्यू को देखें तो वो भी 4 कैलोरीज पर ग्राम है।
लेकिन ये हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन का बेसिक काम जो है वो और तरह का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए 45 to 65% ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो अगर हम फंक्शन देखें या रोल भी बोल सकते हैं इसको, तो प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि फौरी हमें एनर्जी अगर चाहिए हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। जैसे अगर हम कोई बीमार हो, उसे ग्लूकोज की बोतल लगती है, और ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ताकि उसकी बॉडी में फौरी तौर पे एनर्जी आ जाए। नेक्स्ट है फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स और लिपिड्स की अगर बात करें तो ये चर्बी जो है उसको कहा जाता है फैट्स। तो ये बीफ, बटर और इसके अलावा ऑयल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये घी और ऑयल जो है, इन फैट्स आपके जहन में आते ही आप इन चीज़ों को अपने जहन में लाया करें। तो बीफ, बटर, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये तमाम जो हैं ये सोर्स हैं फैट्स और लिपिड्स का। इनकी एनर्जी वैल्यू आप देख सकते हैं कि वाज़े डिफरेंस है 9 कैलोरीज पर ग्राम है। 9 कैलोरीज मीन डबल देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, डबल से भी थोड़ा सा 1 कैलोरी ज़्यादा। तो फैट्स जो हैं इस वजह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं, इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इनमें प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शनिंग की बात करें तो हेल्प इन इंसुलेशन में मदद करता है। आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने बॉडी के ऊपर फैट्स की लेयर चढ़ाते हैं जो कि इंसुलेशन करती है, उन्हें गर्मी और सर्दी से बचाती है। नेक्स्ट है एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से मिलकर बनता है, और हर सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है, एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर फैट्स और लिपिड शामिल होते हैं, तो इस वजह से इसे फैटी एसिड की चेन से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो आपने याद रखना है कि फैट्स के ये दो मेन काम हैं, हेल्प इन इंसुलेशन और दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेन जो हैं वो इंसुलेशन और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, इसके दो काम हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सेलुलोज जो है वो वाइटामिन्स के बारे में है, उनके सोर्सेज, इंपॉर्टेंस और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में था। तो इसका भी हमने टेबल बनाया है, आपकी बुक में भी ये टेबल मौजूद है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो विटामिन ए सबसे पहले है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो है कैरेट्स, यानी कि गाजरें। काम अगर हम देखें, रोल या फंक्शन, तो ग्रोथ इंक्रीज़ करता है बॉडी की, और मेन काम जो है वो हेल्प आईसाइट वर्क वेल इन डिम लाइट। डिम लाइट के अंदर जो हमारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो ब्राइट लाइट है उसमें डिफरेंट सेल वर्क कर रहे होते हैं। ये डिम लाइट के अंदर जो सेल काम करते हैं आई साइट के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिम लाइट के अंदर हमें नज़र आना बंद हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की बात करें तो ये सोर्स इसका सिट्रस फ्रूट हैं, यानी खट्टे फल, जैसे कि आप किन्नू वगैरह खाते हैं, लीमू भी आ जाता है इनमें, या ग्रीन वेजिटेबल। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, कीप स्किन एंड गम्स हेल्दी। स्किन और गम्स, गम यानी हमारे मसूड़े, इनको हेल्दी रखता है। और जो अगर हम इसकी कमी की बात करें, डेफिशिएंसी की बात करें, तो स्कर्वी एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर स्किन और हेयर और गम और डेंटल प्रॉब्लम होती है। इन तमाम बीमारियों को हम कहते हैं स्कर्वी। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं ये तमाम डाइट रिलेटेड इलनेसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन डी, सनलाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मेन सोर्स इसका सनलाइट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है हमारी बॉडी के सेल्स में कि अगर हम धूप के अंदर जाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो खुद से विटामिन डी जनरेट करना शुरू कर देती है। नंबर 2 पे डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध वगैरह का इस्तेमाल करने से भी हमें विटामिन डी मिलता है। अब ये जो सनलाइट है ये ज़्यादातर सुबह के टाइम जो है
जो न्यूड धूप की किरणें होती हैं उनमें ज़्यादा मौजूद होती है, बाद में जो है इसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। नंबर 2 पे अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो कीप टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी जो है इसका बेसिक काम कैल्शियम के साथ होता है। ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाता है हमारी हड्डियों के अंदर और यानी बोन्स के अंदर, और इसी तरह टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है बीमारी, इसमें जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, रिकेट्स होता है जो कि वीक और सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो कि बेंट हो जाती हैं। इसमें बोन्स का बेंट होना ज़रूरी है। छोटी उम्र के बच्चों की अक्सर जो जिनमें ये विटामिन डी की कमी हो उनकी बोन्स जो मेन हड्डियाँ होती हैं वो बेंट होना शुरू हो जाती हैं, तो सॉफ्ट और वीक होती हैं और उसके साथ साथ बेंड भी होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या विटामिन ए सी डी तो हैं, बी नहीं होता? तो बी भी होता है, और भी विटामिन हैं, लेकिन हमने यहाँ पे यही डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 ही मिनरल हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उसमें से एक मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम के अगर सोर्स की बात करें तो ये मिल्क इसका मेन सोर्स है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, और इसका काम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है विटामिन डी के साथ। मेक टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग, काम तो टोटली दोनों का सेम है, लेकिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है। वो भी आलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या है, इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को रिकेट्स नहीं बोलते बल्कि हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और ये एक ऐसी मर्ज है जिसके अंदर टीथ एंड बोन्स बिकम वीक। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। मैं इसको समझा देता हूँ, आप लोगों ने जहन में रखना है। रिकेट्स के अंदर जो है वो वीक और सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो कि बेंड होती हैं, लेकिन हाइपोकैलिसीमिया के अंदर बोन्स जो हैं वो वीक तो हो जाती हैं लेकिन बेंड नहीं होती। ये दोनों का डिफरेंस है। अगर आप एमसीक्यू में या कोई क्वेश्चन इस हवाले से आ जाता है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, तो आपने मेन देखना है कि बेंड हो रही है बोन या नहीं, या सिर्फ सॉफ्ट और वीक हो रही है। अगर सिर्फ सॉफ्ट और वीक हो रही है तो हाइपोकैलिसीमिया है, और अगर बेंड भी हो रही है तो फिर आपने रिकेट्स को जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा मिनरल है वो है आयरन। आयरन की अगर बात करें तो एप्पल ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है। काम क्या करता है, हेल्प द ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं बॉडी के अंदर, उनका काम है कि वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा के हर बॉडी के सेल तक लेके जाते हैं। तो ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन। एनीमिया इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है उसको वो कैरी नहीं कर पाता प्रॉपर ऑक्सीजन, आयरन की कमी की वजह से, और इसकी वजह से थकान वगैरह महसूस होती है। ठीक है, ब्लड का जो ब्लड में कोई ऐसी ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके जितनी मिकदार में चाहिए होता है उतनी मिकदार में सप्लाई नहीं कर पाता। तो इस वजह से अब ऑक्सीजन नहीं होगी ब्लड बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन ने तो जाके फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करवानी होती है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, और बच्चा जो है वो पूरा दिन थका थका फील करेगा। ये आपने टीवी में ऐड भी सुना होगा कि कुछ याद नहीं कर पाता, पूरा दिन थका थका सा रहता है। इस तरह की जो है वो एड्स में आपने बातें सुनी होंगी। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है भी और नहीं भी वो है फाइबर। अब ये है भी और नहीं भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर हम स्टार्ट में देखें तो हमने पढ़ा था कि 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनमें एक हमने फाइबर भी पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है फाइबर इज़ आल्सो कॉल्ड रफेज एंड इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। अब अगर हम न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन को देखें तो उसमें लिखा था कि वो फूड के अंदर वो कंपोनेंट जो कि बॉडी का पार्ट बनते हैं, या तो उसमें ग्रोथ करवाते हैं या उसे एनर्जी के तौर पे हेल्प आउट करते हैं। लेकिन फाइबर जो है वो फूड के अंदर तो मौजूद होता है, यानी न्यूट्रिएंट की एक बात तो है उसमें कि वो फूड का कंपोनेंट है, लेकिन जो बॉडी की को एनर्जी देना या बॉडी को ग्रो करवाना, इन दूसरी जो हाफ डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरता।
फाइबर का बेसिकली फंक्शन सिर्फ इतना है, अब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। वाटर को अब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारी, उसके अंदर फूड जो है वो इजीली मूव कर पाती है, उसके लिए एज अ ग्रीस के तौर पे बिहेव करता है, जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो। यानी कि ये अगर हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है तो इसकी अंदर जब ये स्वेल हो जाता है तो फूड ने तो ट्रैवल करना है हमारे माउथ से एनस की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए। तो ये जब स्वेल हो जाता है तो फूड के मॉलिक्यूल को एज अ कुशन के तौर पे बिहेव करता है और फूड के पार्टिकल को साथ चिपकने नहीं देता उस वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से फूड जो है वो इजीली मूव कर पाती है और हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती। वरना कॉन्स्टिपेशन में जो है वो बहुत तो मुश्किल हो जाती है काफ़ी हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में इसके ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स, सैलड, ब्राउन ब्रेड, नट्स, सीड एंड बीन्स, ये इसके सोर्सेज हैं। तो फाइबर को अगर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है वाई फाइबर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट, तो आपने बताना है कि वो बॉडी के अंदर ना तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ना ही बॉडी की ग्रोथ में कोई हेल्प कर रहा है। वो जस्ट फूड को, जो हमने फूड डाइजेस्ट करनी होती है, उस फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करवाने में हेल्पफुल है, लेकिन एज अ एनर्जी सोर्स या बॉडी को ग्रोथ के लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है। दैट्स वाई फाइबर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। लेकिन अगर वो कहें कि वाई फाइबर इज़ अ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट के तौर पे हमने स्टार्ट में सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि ये फूड का कंपोनेंट होता है, तो इस वजह से हम इसे न्यूट्रिएंट के तौर पे भी शुरू में काउंट कर रहे थे। तो ये इसकी एक्सप्लेन जो है वो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वाई फाइबर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाटर के यूजेस या इम्पोर्टेंस पे हमने जो है वो नेक्स्ट एसएलओ है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। वाटर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर 3 days। हम 3 दिन भी पानी के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि हम 60 दिन तक विदाउट फूड ज़िंदा रह सकते हैं। नंबर 2, अगर हम इसकी ऐसी क्या मेन काम करता है कि हम 3 दिन भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारी बॉडी में ऐसी क्या फंक्शनिंग है वाटर की, तो वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड जो है उसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स के साथ साथ प्लाज्मा होता है, जिसका कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर भी होता है। अब वाटर नहीं होगा तो ब्लड मूव नहीं करेगा हमारी बॉडी के अंदर और न्यूट्रिएंट्स भी मूव नहीं होंगे। इसी तरह हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है बाय स्वेटिंग, यानी हमें जो पसीना आता है वो भी वाटर की वजह से आता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कम करता है। जब इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा वेस्ट को कलेक्ट करता है हमारी बॉडी में, जैसे यूरिनेट करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हम निकालते हैं। इसी तरह स्वेटिंग में भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। इट कीप अस एक्टिव एंड फ्रेश, ये भी एक पानी की जो है वो खूबी है। ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी रिक्वायर वाटर, और बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है कि मिनरल डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। मिनरल जो हैं वो हमें कम मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में मिनरल और विटामिन चाहिए होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बल्कि और तरह से बॉडी को हेल्प आउट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ग्लूकोज और शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। ग्लूकोज या शुगर, यानी ग्लूकोज भी शुगर ही है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। एंजाइम्स की अगर बात करें तो अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और अमाइलेज जो है वो हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर 2 पे प्रोटीएज है, जो कि एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, और ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ता है। और इसी तरह अगर हम लाइपेज की बात करें तो ये एंजाइम लिपिड्स और फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। अब हम जो है एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है माइलेज एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ। अभी हमने पढ़ा है स्टार्च को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज। नंबर 2 पे है एंड डैश एंड फास्फोरस आर नीडेड टू बिल्ड टीथ एंड बोन्स।
क्या क्या हमें बोन्स और टीथ को डेवलप करने के लिए चाहिए? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रोटीएज एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो किस चीज़ को ब्रेक डाउन करवाता है? तो वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवाता है। एमसीक्यू नंबर 4 है इट कीप अस ओवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। इनमें से क्या चीज़ हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है? तो कैल्शियम और विटामिन डी का भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे अब विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम ही हम टिक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें तो विच मिनरल हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करवाता है? तो आयरन का हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है वो ट्रैवल करवाता है, कैरी करता है, और अगर आयरन की कम मौजूद हो तो एनीमिया जैसी बीमारी होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट अगर हम 6th एमसीक्यू पे मूव करें तो इसमें पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट इज़ एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इमीडिएट जो है इसका मतलब है फौरी। इमीडिएट की जगह जो है वो रैपिड भी आ सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे लिए इमीडिएट सोर्स होता है, फौरी हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एन एथलीट गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम। तो मेन जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट ही इसका भी आंसर है। 8th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच टू न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। न्यूट्रिएंट्स जो हमने 7 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उनके अंदर उनमें से कौन से 2 न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं? तो वो हैं मिनरल एंड वाइटामिन्स। 9th एमसीक्यू में पूछा गया है सनलाइट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द सोर्स ऑफ वाइटामिन। सनलाइट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कौन सा वाइटामिन प्रोवाइड करते हैं? तो वाइटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सनलाइट से हमारी स्किन जो है वो खुद विटामिन डी को जनरेट करने की काबिलियत रखती है। 10th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया द न्यूट्रिएंट ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस एंड सैलेड इज। ये जो ब्राउन ब्राउन का वर्ड आ रहा है ये आपको ज़्यादा फाइबर की तरफ लेके जाएगा। फाइबर जो है वो इन सोर्सेज से ज़्यादा मिलता है। 11th एमसीक्यू है ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस डैश कैलोरीज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और इसी तरह अगर हम ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड की बात करें, फैट्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आलमोस्ट डबल से भी 1 कैलोरी ज़्यादा, यानी कि 9 कैलोरीज। इसी तरह प्रोटीन जो हैं वो भी 4 कैलोरीज ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो 13th एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है ओवर बॉडी गेट डैश ऑफ इट्स रिक्वायर्ड कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे मेन सोर्स है उससे 45 to 65% कैलोरीज हमें मिलती हैं। 14th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया और बॉडी गेट डैश परसेंट्स ऑफ इट्स रिक्वायर्ड कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन से 10 to 35 हमने पढ़ा था। लाइपेज एंजाइम हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ। लाइपेज एंजाइम की अगर बात करें तो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फूड रिच इन प्रोटीन कौन सी है इनमें से? तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो है वो गोश्त से ताल्लुक़ रखता है। तो गोश्त यहाँ पे अगर हम देखें तो फ़िश यहाँ पे नज़र आ रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 17th एमसीक्यू को देखें, इसमें पूछा गया है विच फूड इज़ बेस्ट टू प्रोवाइड फैट्स। फैट्स जो है उसका मैंने आपको याद करवाया था कि ऑयल और घी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पोटैटो, फिश, राइस तो नहीं है, बटर जो है वो आता है ऑयल और घी की कैटेगरी में। तो बटर हमारा ट्रू ऑप्शन है। 18th एमसीक्यू को देखें तो इसमें फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रेड के अंदर, इसीलिए डेली हम जो है वो रोटी और ब्रेड वगैरह खाते हैं। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू को देखें तो 19th एमसीक्यू है सोर्स ऑफ विटामिन ए पूछा गया है। विटामिन ए का सोर्स जो है वो कैरेट होती है, यानी कि गाजर। बैलेंस डाइट फॉर एन इन्फेंट इज़। बच्चे के लिए जो दूध पीता बच्चा है उसके लिए बैलेंस डाइट जो है वो क्या होगी इनमें से? फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल, एग्स। तो मिल्क के अंदर जो है उसे तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़। आई होप सो आपको समझ आए होंगे, नोट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। नोट्स का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इन नोट्स को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, चैप्टर नंबर 4 की। आपने वो भी ज़रूर देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें।